50 साल बाद इंसान दोबारा मून पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बल्कि पावर और फ्यूचर कंट्रोल करने के लिए। सोचो, जो कंट्री मून पर बेस बना लेगा, क्या वही फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक कोई नॉर्मल स्पेस मिशन नहीं है, आर्टेमिस 2 मिशन। इसको समझना मतलब साइंस एंड टेक, IR और जियोपॉलिटिक्स तीनों को एक साथ कनेक्ट करना है। इसी वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आर्टेमिस मिशन क्या है, आर्टेमिस मिशन का मतलब क्या, और आर्टेमिस 2 मिशन एग्जैक्टली आखिर करने क्या वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अमेरिका इतनी अर्जेंसी में आखिर मून पर वापस जा क्यों रहा है। और बीच में हम कनेक्ट करेंगे चाइना फैक्टर से, स्पेस रेस और फ्यूचर इकोनॉमी से, जो आपके जनरल स्टडीज 3 में डायरेक्टली ही काम आएगा। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में एज दे सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम आखिर है क्या। देखो, 1969 में पहली बार ह्यूमंस मून पर लैंड हुए थे अपोलो 11 मिशन में। तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर द मैनकाइंड। लेकिन उसके बाद 1972 से लेकर आज तक कोई भी ह्यूमन मून पर नहीं गया है। और अब 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, नासा फिर से मून पर जाने की तैयारी कर रहा है आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू। आर्टेमिस एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसका एम है ह्यूमंस को मून पर वापस भेजना, लेकिन इस बार सिर्फ विजिट के लिए नहीं बल्कि वहाँ रहने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है, आर्टेमिस जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में मून की गॉडेस हैं, और अपोलो जो 1969 में गए थे उनकी ट्विन सिस्टर। मतलब अपोलो ने जो शुरू किया था, आर्टेमिस उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। और ये सिर्फ साइंस नहीं है, इसमें फ्यूचर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर सब इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये है, ये पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आर्टेमिस का कंप्लीट टाइमलाइन देखते हैं। सो अब देखते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम का टाइमलाइन। इसे आप एक 5 स्टेप जर्नी की तरह भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है स्टेप 1, 2022 आर्टेमिस 1। ये एक अनक्रूड मिशन था, यानी बिना एस्ट्रोनॉट्स के। इसमें नासा ने अपने पावरफुल SLS रॉकेट एंड ओरायन स्पेसक्राफ्ट का टेस्ट किया था। सिंपल वर्ड्स में ये सिर्फ एक चेकिंग मिशन था। नाउ सेकेंड, आर्टेमिस 2 2026। ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है। फर्स्ट टाइम ह्यूमंस मून के पास जाएंगे 50 साल से भी ज़्यादा के बाद। लैंडिंग नहीं होगी वहाँ पे, सिर्फ फ्लाई बाय होगा, एक तरीके से रिहर्सल टाइप। नाउ द थर्ड, आर्टेमिस 3 जो कि 2027 में होगा। यहाँ ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम टेस्ट होगा। SpaceX और ब्लू ओरिजिन कैलेंडर यूज़ होगा, मतलब लैंडिंग की फाइनल प्रिपरेशन इसी फेज़ में देखी जाएगी। स्टेप 4 2028 मून लैंडिंग। ये हिस्टोरिक मूवमेंट होगा, 50 साल बाद ह्यूमन फिर से मून पर लैंड करेंगे। और स्टेप 5 द अल्टीमेट गोल, मून बेस। मून पर परमानेंट बेस बनाएंगे, यानी ह्यूमंस वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट, फ्लाई, प्रिपेयर, लैंड एंड स्टे। अब आप समझ गए होंगे ये एक सडन मिशन तो नहीं है, एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फेज कौन सा है? ऑब्वियसली आर्टेमिस 2, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ह्यूमन सेफली डीप स्पेस में वापस जा सकते हैं या नहीं। अभी जो हमने टाइमलाइन में देखा उसमें आर्टेमिस 2 सिर्फ एक स्टेप था, लेकिन अब समझते हैं ये मिशन एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है। देखो, आर्टेमिस 2 मिशन जो है वही डिसाइड करेगा कि ह्यूमंस सेफली डीप स्पेस में जा सकते हैं या फिर नहीं। पहली बार 1972 के बाद एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के प्रोटेक्टिव ऑर्बिट से बाहर जाएंगे। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, लो अर्थ ऑर्बिट। LEO में रहना रिलेटिवली सेफ होता है, लेकिन मून तक जाना मतलब एक्सपोजर टू हाई रेडिएशन, कम्युनिकेशन डिले और एक्सट्रीम कंडीशंस। इसलिए ये मिशन एक स्ट्रेस टेस्ट है ह्यूमंस के लिए। इस मिशन में टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि ट्रैवल करेंगे 3,84,000 किलोमीटर अर्थ से मून तक। लेकिन समझने वाली बात यह है, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये सिर्फ एक फ्लाई बाय मिशन है, जस्ट फॉर चेकिंग। और यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा टेस्ट है। 10 दिन तक डीप स्पेस में रहना मतलब आइसोलेशन, प्रेशर, अनसर्टेनिटी। देखो, यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है, अगर आर्टेमिस 2 फेल होता है तो पूरा मून लैंडिंग प्रोग्राम डिले हो सकता है। और इस मिशन में क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट और नेविगेशन सिस्टम को भी कम्प्लीटली चेक किया जाएगा। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये सिग्नल होगा कि हम वापस आ गए हैं डीप स्पेस में। और इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल होगा, जो कि है एक्चुअल मून लैंडिंग। तो चलिए अब समझते हैं आर्टेमिस मिशन को पॉसिबल आखिर बना कौन रहा है। तो इसका आंसर है इसकी पावरफुल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आता है SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है, इतना पावरफुल कि ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्स 95 टन्स तक है।
सिंपल वर्ड्स में ये आर्टेमिस का इंजन है। सेकंड आता है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। ये एस्ट्रोनॉट्स का घर है। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें रेडिएशन शील्डिंग, रिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम डीप स्पेस के लिए सब इसमें है। मतलब ये इंश्योर करता है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में सर्वाइव कर सकें। और थर्ड आता है ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, नासा सब कुछ खुद नहीं करता है, बल्कि इसमें प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन। ये लैंडर्स एस्ट्रोनॉट्स को मून सरफेस तक ले जाएंगे। मतलब ओवरऑल देखो, एसएलएस लॉन्च करेगा, ओरायन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली स्पेस में ले जाएगा और ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम उनको मून पर लैंड करने में हेल्प करेगा। ये पूरा मिशन एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का अपना स्पेसिफिक रोल है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं आर्टेमिस का सिंबल एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, आर्टेमिस का सिंबल। पहली नज़र में ये सिर्फ एक ए लगता है, लेकिन इसमें एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, ये सिर्फ मून तक पॉइंट नहीं कर रहा है, बल्कि उसके आगे भी जा रहा है, और वही रिप्रेजेंट करता है मार्स। मतलब आर्टेमिस प्रोग्राम का गोल सिर्फ मून तक जाना नहीं है, बल्कि एक्चुअल टारगेट तो मार्स है। नासा मून को एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज़ कर रहा है। यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा और ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी को समझेगा, ताकि फ्यूचर में मार्स मिशन को पॉसिबल बनाया जा सके। इसलिए कहते हैं मून इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ एक्ट एज अ गेटवे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को मल्टी प्लेनेटरी बनाने का प्लान है। अब सवाल ये उठता है, अगर इतना ही बड़ा विज़न है तो अमेरिका इतनी एग्रेसिवली मून पर वापस क्यों जा रहा है? चलिए इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब तक हमने समझा मून पर जाना क्यों है, लेकिन अब सोचो वहाँ रहना कैसा होगा। मतलब सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स जाके वापस नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है सरफेस हैबिटेट्स। ये बेसिकली मून पर बनने वाले घर होंगे, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन होंगे रेडिएशन से बचने के लिए और एक्सट्रीम टेम्परेचर हैंडल करने के लिए, क्योंकि मून पर टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से लेके -170 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट होता है। सेकंड आता है रोबोटिक सिस्टम्स। मून बेस बनाने में ह्यूमन से पहले रोबोट्स का रोल होगा। इसमें रोवर्स और एआई बॉट्स कंस्ट्रक्शन करेंगे, रिसर्च कंडक्ट होगी, इवन ल्यूनार नाइट में भी काम करेंगे। मतलब रोबोट्स पहले कॉलोनी बनाएंगे, ह्यूमंस उसमें बाद में शिफ्ट होंगे। थर्ड आता है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। मून पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी? तो इसके लिए वहाँ सोलार पैनल यूज़ होंगे और फ्यूचर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, ताकि कॉन्टीन्यूस एनर्जी प्रोवाइड हो सके। नासा मून पर एक आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा सिस्टम बनाना चाहता है, लेकिन इस बार स्पेस में नहीं, बल्कि मून की सरफेस पे। और इसका अल्टीमेट पर्पज़ है मून को एक लॉन्च पैड बनाना, ताकि जो बिगर अचीवमेंट है यानी मार्स, उसको कंप्लीट किया जा सके। अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखो तो ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन सर्वाइवल का एक फुल प्रूफ प्लान है। अब सवाल आता है, आर्टेमिस नासा के लिए इतना मैटर आखिर करता क्यों है? तो इसका सबसे पहला रीज़न है डीप स्पेस रिवाइवल। 50 साल बाद ह्यूमैनिटी फिर से डीप स्पेस में वापस जा रही है। लो अर्थ ऑर्बिट तक लिमिटेड रहने के बाद अब हम मून और उससे भी आगे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सेकंड आता है मार्स प्रिपरेशन। मून एक टेस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ जो टेक्नोलॉजीज़ और एक्सपीरियंस मिलेगा वही फ्यूचर में मार्स मिशन में यूज़ होगा। मतलब मून प्रैक्टिस है, फाइनल एग्ज़ाम मार्स है। थर्ड आता है स्पीशीज़ सर्वाइवल। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ह्यूमैनिटी को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो हमें मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज़ बनाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ अर्थ पर डिपेंड रहना बहुत ही रिस्की है। और फोर्थ आता है बैकअप फॉर ह्यूमैनिटी। अगर अर्थ पर कोई मेजर डिजास्टर होता है तो मून एक ऑल्टरनेटिव बेस बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और डायमेंशन आता है, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरी कंट्रीज भी इस रेस में आगे एंटर कर रहे हैं। चलिए इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब स्पेस रेस में दो सबसे बड़े जायंट प्लेयर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। तो यूएस की साइड देखते हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, इसमें प्राइवेट कंपनीज का भी सपोर्ट है, जैसे इलॉन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन। इसका गोल क्लियर है, मून पर बेस बनाना और फिर मार्स की तरफ फोकस शिफ्ट करना। मतलब यूएसए कोलैबोरेटिव मॉडल यूज़ कर रहा है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज भी। और दूसरी तरफ चाइना है, जिसमें रैपिड लूनार मिशंस इंक्लूड है, उस चाइनास का चांगी प्रोग्राम भी इंक्लूड है। चांगी प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है मून से सैंपल्स लेके 2020 में। इसी के साथ चाइना रशिया के साथ मिलके मून बेस का भी प्लान कर रहा है। जैसे यूएसए का 2028 में है, चाइना की क्रूड लैंडिंग का प्रोग्राम 2030 में है। मतलब चाइना की अप्रोच क्लियर है, स्ट्रेट ड्रिवन प्लस फास्ट एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी डोमिनेंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग और फ्यूचर रिसोर्स कंट्रोल।
जैसे कोल्ड वॉर में यूएसए वर्सेस यूएसएसआर स्पेस रेस में थे, वैसे ही अब स्पेस रेस 2.0 में यूएसए वर्सेस चाइना चल रहा है। जो कंट्री मून पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टेब्लिश करेगा वही फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में लीड करे। अब तक हमने सिर्फ जियोपॉलिटिक्स देखा, लेकिन अब समझते हैं इसका पैसा और टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है $1 ट्रिलियन स्पेस इकोनॉमी। एस्टिमेटेड है कि 2040 तक स्पेस इकोनॉमी का साइज 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक मासिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। सेकंड आता है जॉब्स क्रिएशन। एस्टिमेटेड है कि 100,000 प्लस जॉब्स क्रिएट होंगी स्पेस इकोनॉमी की वजह से, जिसमें इंक्लूड्स होंगे एरोस्पेस इंजीनियर्स, एआई एक्सपर्ट्स और रोबोटिक स्पेशलिस्ट। मतलब फ्यूचर जॉब्स का एक बड़ा हिस्सा स्पेस सेक्टर से भी आएगा। थर्ड आता है ल्यूनार माइनिंग पोटेंशियल। तो मून पर हमें मिलेगा क्या? हीलियम 3 मिलेगा फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलेंगे, वाटर आइस फॉर फ्यूल प्रोडक्शन। मतलब मून एक रिसोर्स हब भी बन सकता है। और लास्ट आता है प्राइवेट सेक्टर रेवोल्यूशन। अब सिर्फ नासा नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी, जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और मल्टीपल अदर कंपनीज भी स्पेस इकोनॉमी में मासिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब स्पेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कमर्शियल इंडस्ट्री बन रहा है। इसलिए आर्टेमिस सिर्फ मून मिशन नहीं, ये फ्यूचर इकोनॉमी, जॉब्स, टेक्नोलॉजी का बेस फाउंडेशन है। तो अभी तक हमने देखा अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर और ग्रोथ, लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ रिस्क भी आते हैं। चलिए रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल बर्डन। एक SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम की कॉस्ट अप्रॉक्स $4 बिलियन है और पूरा आर्टेमिस प्रोग्राम की कॉस्ट अप्रॉक्स 93 बिलियन है। मतलब ये एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बन चुका है। सेकंड आता है टेक्निकल चैलेंजेस। डीप स्पेस में काम करना इजी नहीं है। इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन, अनटेस्टेड टेक्नोलॉजीज, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ऑपरेशंस। मतलब एक छोटी सी फेलियर भी मिशंस को ईयर तक डिले कर सकती है। थर्ड आता है पॉलिटिकल प्रेशर। स्पेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट पर मेनली डिपेंड करते हैं। सो बजट चेंजेस, पॉलिसी शिफ्ट, लीडरशिप चेंज, ये सब प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है। और फोर्थ आता है टाइमलाइन रिस्क। अगर डिले होते हैं, चाइना को चांस मिल सकता है पहले मून पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने का। मतलब ये सिर्फ डिले नहीं, स्ट्रेटेजिक लॉस भी हो सकता है। सो आर्टेमिस एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मिशन है। अगर सक्सेसफुल होता है तो ह्यूमैनिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, और दूसरी तरफ अगर फेल होता है तो ईयर्स का डिले प्लस ग्लोबल लीडरशिप बर्डन भी आ सकता है। इसलिए ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पेशेंस, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कोऑपरेशन का भी टेस्ट है। और इसी के साथ हमने आर्टेमिस को बेसिक से लेकर फ्यूचर इम्पैक्ट तक समझ लिया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।